गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसी पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषाएं हैं, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें हमने जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, इन सब पर विस्तार में चर्चा कर लिए हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में संक्षेप में हम आपको बता दें कि भारत में वैसे तो राष्ट्रीय आय की बात जो है 1776 में 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन में राष्ट्र के धन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भारत में यदि हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो सर्वप्रथम जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, माप किसने किया था, अनुमान किसने लगाया था, वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यदि हम स्वतंत्रता के बाद बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति इसके पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल था, जिसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू भी किया गया था। तो पीसी महालनोबिस जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति की गठन जो 1949 में की गई, और इस समिति ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया। और इसी समिति के ही सिफारिश पर हम बात करें कि 1956 में हम बात करें, 1951 में हम बात करें, 1951 में एक संगठन का जो है गठन किया जाता है, जिसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम शॉर्ट में CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1951 में की गई। और किस लिए की गई? भारत में राष्ट्रीय आय के माप के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय के माप के लिए जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1951 में की गई, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। दिल्ली में मुख्यालय कहाँ है इसकी? दिल्ली में है। और 1956 में इसने कार्य करना शुरू किया। 1956 में पहली बार इसने जो है राष्ट्रीय आय का जो है माप किया। और वर्तमान में जो हम बात करें तो CSO ही है जो भारत में राष्ट्रीय आय का माप
या उसके आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, उसका माप प्रस्तुत करता है प्रत्येक वर्ष। तो ये हमने संक्षेप में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो है इसके माप के संबंध में हमने चर्चा की है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय आय का माप हम कैसे करते हैं, कौन सी विधियां हैं जो राष्ट्रीय आय का माप करती हैं। आप लोग एक चीज जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय एक फ्लो है, प्रवाह है। एक स्टॉक शब्द होता है, एक प्रवाह शब्द होता है। स्टॉक जो स्थिरता को बताता है, जैसे तालाब का जो जल है वो क्या है, एक प्रकार से स्टॉक। जैसे हमारा रखा हुआ जो बचत है वो क्या है, स्टॉक। लेकिन जैसे नदी का जल है जिसमें क्या है, हर्ष में चलन है, हलचल है, गति है, प्रवाह है, उसी को हम प्रवाह कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय हमारा क्या है, ये प्रवाह है। तो हम फ्लो की बात करें तो आप देखिए कि उत्पादन से क्या होता है, उत्पादन से आय में वृद्धि होती है, और आय से क्या होता है, आय के द्वारा ही क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है, और व्यय करने से ही क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन, आय और व्यय में क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो होता है, एक चक्रीय प्रवाह होता है। यानी उत्पादन के द्वारा ही क्या होता है, आय का सृजन होता है, और आय के द्वारा ही क्या होता है, व्यय किया जाता है, और व्यय करने से ही क्या होता है, उत्पादन क्रिया होता है। इस तरीके से क्या है, इसका एक सर्कुलर आपको चक्रीय जो है प्रवाह आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आय है इसके हम माप की यदि हम बात करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए जो राष्ट्रीय आय का जो हमारा मेजरमेंट की जो बात की जाती है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, वो मुख्य रूप से 3 विधियां जो है प्रचलित हैं। राष्ट्रीय आय मापने की मुख्य रूप से यही 3 विधियां भी प्रचलित हैं, जिसमें पहला है उत्पादन विधि, या इसी को मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। दूसरा है आय विधि, या इसी को उपभोग विनियोग व्यय विधि भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है व्यय विधि, आय विधि, इसको जो है साधन आय विधि भी कहते हैं। व्यय विधि को हम उपभोग विनियोग विधि भी कहते हैं। अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय के मापन की मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें, अर्थशास्त्रियों ने कुछ और भी विधियों का जो है प्रयोग राष्ट्रीय आय के मापन में किया है, जिनमें हम बात करें चौथी विधि आती है जिसका नाम है उत्पादन एवं आय की मिश्रित विधि, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। यानी उत्पादन विधि और आय विधि का एक मिश्रित विधि जो है ये आपकी चौथी विधि के रूप में है। और अंतिम जो है आपका 5वीं विधि है सामाजिक लेखांकन विधि। ये
5 विधियों का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आय के मापन के संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन विधि। पहला है उत्पादन विधि, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड या इसी को हम वैल्यू एडेड मेथड भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय आय है इसकी जो गणना की जाती है ये 2 तरह की कीमतों पर की जाती है। एक होता है चालू कीमत या चालू मूल्य पर मूल्य कीमत, और दूसरा होता है आधार मूल्य पर या आधार कीमत। राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में 2 तरह की कीमतों पर इसका जो है माप किया जाता है। अब चालू कीमत क्या होता है, आधार कीमत क्या होता है, या चालू मूल्य क्या होता है, आधार मूल्य क्या होता है। ये करंट प्राइस है, ये बेस प्राइस। करंट प्राइस और बेस प्राइस क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। चालू कीमत का मतलब ये होता है क्योंकि जो हमारा उत्पादन जो राष्ट्रीय आय होता है वो क्या होता है कि एक वर्ष के लिए सामान्य अर्थ में देखें तो एक वर्ष के लिए जो है देश में जितना भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्यों का योग, उसमें से डिप्रेसिएशन को घटाते हैं, विदेशी मूल्यों को जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध जो है लाभ को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यही क्या है, इसी को राष्ट्रीय आय करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि देश में जो भी उत्पादन प्रक्रिया हो रही है उसमें अंतिम वस्तुओं के, अंतिम सेवाओं के उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो बाजार मूल्य होता है, उसी का योग हम क्या करते हैं, उसी को हम जोड़ते हैं। यानी वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है जिसमें एक चालू मूल्य होता है, मतलब करंट वर्तमान समय में, जैसे किस वित्तीय वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं इस समय, मान लीजिए आपका चल रहा है 2000, इसमें वित्तीय वर्ष आपका 2020-21 चल रहा है, लेकिन मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 2019-20, ठीक है। अब 2019-20 के लिए मान लीजिए हम निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय। 19-20 के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो जिस वर्ष के लिए कर रहे हैं वही क्या है, वही करंट ईयर है, करंट बेस ईयर है, चालू वित्तीय वर्ष है। और उस समय या उस वर्ष की जो कीमत होगी वही क्या कहलाएगी, चालू कीमत कहलाएगी, करंट प्राइस कहलाएगी। बात समझ में आई। अब इस समय जिस वर्ष के लिए हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, अब इस वर्ष के लिए मार्केट की जो भी प्राइसेज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, करंट प्राइस कहते हैं, चालू कीमत कहते हैं। लेकिन चालू कीमत तो होता क्या है, चालू कीमत पे जिसे हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जनरली सामान्यतः कैसे हम निकालते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, आउटपुट कर लीजिए प्रोडक्शन को आप, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, यानी उत्पादन की इकाई की कीमत को, यानी प्रति इकाई, पर यूनिट जो प्रोडक्शन प्राइस होती है, पर यूनिट जो प्रोडक्शन प्राइस होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो है 100 पेन, 100 कलम, 100 कलम का प्रोडक्शन आपने किया तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए उस समय जो बाजार की कीमत है वो एक कलम की कितनी है, एक कलम की मान लीजिए है 5 रुपये,
तो ऐसी स्थिति में आपका कुल कितना हो गया इनकम, तो ये हो गया आपका 500 रुपये। ये 500 रुपये, ये हमने एक वस्तु की चर्चा की, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सारी वस्तुओं का इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी हम कीमत के आधार पर इसका प्रोडक्शन और उसका जो है पर यूनिट प्रोडक्शन का जो है हम प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, सबको निकाल कर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये 500 रुपये हो गया। ये 500 रुपये क्या हो गया, ये करंट प्राइस, चालू कीमत पर जो है राष्ट्रीय आय है। ये चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की आप माप कर रहे हैं। इसमें समस्या क्या क्रिएट होती है कि इसमें जो है ये जो राष्ट्रीय आय है इसमें कम ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जो प्राइसेस होती हैं वो अस्थिर होती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। यदि प्राइसेस कम हो गई मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा NI भी कम हो जाएगा। 5 से 4 रुपये हो गया तो NI कितना हो जाएगा आपका, या GDP जो आपका कितना हो जाएगा, आपका 400 रुपये हो जाएगा। यदि आपका ये बढ़ गया 6 रुपये हो गया तो आपका जो है नेशनल इनकम कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो गया। ये 500 का 400 रुपये हो जाना या 600 रुपये हो जाना, कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय आय है या GDP है, GNP है, NDP है, NNP है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम मैंने आपको बताया था कि NNP एट फैक्टर कास्ट है ना, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कोई भी हो उसका यदि हम आप उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि जितनी आय की हम बात कर रहे हैं उतनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है। वस्तुओं सेवाओं का जितना उत्पादन होता है उसकी कीमत ही तो राष्ट्रीय आय होती है। केवल रुपया जो है राष्ट्रीय आय नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 100 रुपये, जैसे हमने कहा कि ये 100 रुपये है हमारे पास, ये 100 रुपये क्या ये राष्ट्रीय आय हो गया, नहीं, ये राष्ट्रीय आय होगी कब होगी, जब 100 रुपये के बराबर किसी वस्तु या सेवा का क्या हो, उत्पादन किया गया हो, या किसी वस्तु का जो है या सेवा का जिस वर्ष के लिए हम जो है निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय, उसी वर्ष में, पुराने वर्ष में नहीं, उसी वर्ष में उत्पादन किया गया यदि वस्तु है तो उसी को जो है हम क्या करते हैं, वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो केवल रुपया या कीमतें बढ़ जाना ये राष्ट्रीय, अब यहाँ पे कीमतें बढ़ गई, 600 रुपये हो गई, तो क्या हमारा राष्ट्रीय आय भी बढ़ गया? नहीं भाई, प्रोडक्शन तुम्हारा इतना ही है, इसकी क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं। केवल कीमतें बढ़ जाने से ही क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय जो, चूंकि राष्ट्रीय आय का हम मापन किस में करते हैं, मुद्रा में करते हैं, तो इसलिए 500 से कितना हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है, या इसका जो है राष्ट्रीय आय कम हो गया। तो राष्ट्रीय आय ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है इसमें तो वृद्धि या कमी हो ही नहीं रही है, लेकिन ये कम ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें अस्थिरता है। इसलिए चालू कीमतों से जो है क्या होता है, सही जो है राष्ट्रीय आय का माप नहीं हो पाता है। इसलिए क्या किया जाता है, आधार कीमत की आवश्यकता होती है। और आधार कीमत क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊं तो आधार कीमत क्या होता है, हम पीछे के किसी भी वर्ष को, किसी भी वित्तीय वर्ष को, उसमें जो कुछ कोई जो एक विशेष जो है वित्तीय वर्ष कोई होता है पीछे का, उसी एक को हम क्या करते हैं, उसको हम आधार वर्ष मान लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में 2011-12 ये राष्ट्रीय आय का जो है आधार वर्ष वर्तमान समय का है। अब 11-12 में जो कीमतें थी उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की माप करें, चूंकि अब ये कीमतें क्या हो गई, ये बीत चुका समय, अब इसमें तो अब इसके उस समय जो कीमतें थी अब उसमें जो है परिवर्तन हो नहीं सकता, अभी तो समय बीत चुका ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि कीमतों को स्थिर करेंगे तभी हम इसका सही ढंग से माप कर पाएंगे, क्योंकि इसी के द्वारा ही तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय का माप होता है। अब ये बदल रहा है, घट बढ़ रहा है, तो ये भी घट बढ़ रहा है, तो इसमें स्थिरता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आधार कीमत के द्वारा जो है हम राष्ट्रीय आय की जब माप करते हैं, चूँकि हमने कहा कि 11-12 हमारा जो है आधार वर्ष है वर्तमान समय में, तो इसके द्वारा, हालांकि 17-18 की बात चल रही है, 2017-18 की, लेकिन अभी वर्तमान में जो है हम 11-12 के ही आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। तो इसलिए जो है
आधार वर्ष को हम अभी 11-12 ही मानेंगे। तो 11-12 ये वर्तमान जो आधार वर्ष है। अब इसमें मान लीजिए इस वर्ष जो इस पेन की कीमत थी, मान लीजिए कितनी थी, 3 रुपये थी। कितनी थी? 3 रुपये थी। तो इस आधार पर हम बात करें कि हमारा जो राष्ट्रीय आय कितना हो गया, 300 रुपये। ये क्या है? अब इस तरीके से जो हम जितने भी प्रोडक्शन हमारा होगा सबको जो हम निकालेंगे, इसमें स्थिरता रहती है, इसमें जो है कमी या वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ से वास्तविक जो है एक्चुअल नेशनल इनकम जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कीमतें क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। इसमें केवल प्रोडक्शन बढ़ता है तभी ये बढ़ता है, प्रोडक्शन घटता है तभी ये घटता है। यहाँ पे प्रोडक्शन आपका जो है आउटपुट जो है यही चेंज होने से इसमें परिवर्तन हो सकता है, बाकी प्राइसेस चेंज नहीं होता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, चालू वर्ष में प्राइसेस चेंज होने से आपका नेशनल इनकम क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए जो है आधार वर्ष पर जो है राष्ट्रीय आय का सही जो है वास्तविक जो है माप किया जाता है। हालांकि भारत में हम चालू वर्षों पर भी और आधार वर्षों पे भी दोनों, चालू कीमतों पर भी और आधार कीमतों पर भी, दोनों पर ही जो है हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का माप करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहली जो विधि है जिसको हम उत्पादन विधि कहते हैं। अब उत्पादन विधि से जो है राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले जितना भी उत्पादन का क्षेत्र है उसको हम क्या करते हैं, उसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे हमने पूरे उत्पादन, पूरी इकोनॉमी के उत्पादन क्षेत्र का हमने वर्गीकरण कर लिया। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर में जो है चेंज कर दिया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। तो विभिन्न क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को या उत्पादन, जो भी उत्पादन क्रिया होती है उसको हम बांट देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, अब हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, कितना उत्पादन होता है उसका माप हम आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित जैसे मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब जो है किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में आता है। द्वितीय क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें निर्माण, विनिर्माण, आपका जो है विद्युत हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ये सब जो है किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें आपका बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब इन क्षेत्रों में कितना प्रोडक्शन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें हम P से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ उसका हम जो है मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। इस तरीके से पहला काम क्या होता है, इनको सेक्टरों में डिवाइड करना, फिर इनमें कितना आउटपुट हो रहा है उसमें जो है प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम उसके टोटल वैल्यू को, उसके आपका जो भी मॉनेटरी वैल्यू होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं उसको हम दो विधि से करते हैं। एक तो आपका होता है अंतिम वस्तु विधि, अंतिम वस्तु उत्पादन विधि, और एक होता है मूल्य वृद्धि विधि। हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं और इन दोनों विधियों से क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय आय मापने का प्रयास करते हैं उत्पादन विधि से। चूँकि उत्पादन विधि में जिस भी वस्तुओं के उत्पादन का हम मौद्रिक मूल्य में मल्टीप्लाई करके राष्ट्रीय आय में जो है सम्मिलित करते हैं, उसमें केवल हम अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं। तो अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं, तो अंतिम वस्तुओं के कीमतों के आधार पर ही जब हम क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय आय का माप करते हैं, तो ये जो है अंतिम वस्तु उत्पादन विधि द्वारा
राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे आपका हो गया डबल रोटी, मान लीजिए डबल रोटी जो कि बिकने के लिए तैयार है, कितने रुपए का है? कुल 3600 रुपये का है। ये 3600 रुपये का जो है ये डबल रोटी जो है ये बिकने के लिए तैयार है। अब ये हम बात करें कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि ये अंतिम वस्तु है, बिकने के लिए तैयार है, इसका मतलब है ये अंतिम वस्तु है। अब अंतिम वस्तु कैसे है हम बात करें तो अंतिम वस्तु के लिए क्या होता है कि हम बात करते हैं अंतिम वस्तु हम किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु का मतलब उस दिन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी वस्तु जब अंतिम रूप से उपभोक्ता के हाथ में जाता है उपभोग के लिए, फिर वो आगे जो है उत्पादन के कार्य में न सम्मिलित हो तो क्या कहलाता है? अंतिम वस्तु कहलाता है। ठीक है। अब ये डबल रोटी जब बिकेगा तो ये उपभोक्ता इसको खाने के लिए यूज़ करेगा, फिर वो इसको बेचने के लिए नहीं करेगा, इसलिए ये क्या होगा? यहाँ पे अंतिम वस्तु होगा। तो अंतिम वस्तु के रूप में ये है। लेकिन अब ये डबल रोटी बनाने के लिए आप देखेंगे कि इसमें कुछ मध्यवर्ती वस्तुओं का भी प्रयोग किया गया है, जैसे गेहूं का प्रयोग किया गया है, मैदा का प्रयोग किया गया है। जो डबल रोटी बनाने वाला है बेकरी बोलते हैं उसको। इन सब का योगदान है। ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तु हैं। हाँ, मान लीजिए जो है गेहूं 1600 रुपये का गेहूं था, ठीक है। यही गेहूं का जब मैदा बन गया तो इसकी कीमत हो गई 2400 रुपये। और यही जब बेकरी ने इसको तैयार किया डबल रोटी तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 3200 रुपये हो गई। और यही बेकरी से जब ये दुकानदार के पास जाता है बिकने के लिए, है ना, जिस कीमत पर उपभोक्ता खरीदता है उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 3600 रुपये हो जाती है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये 3600 के पहले का जितना भी कीमत, चूँकि ये सब क्या है? गेहूं से ही बना है, गेहूं के बाद की कीमत है। तो ये क्या है? ये बीच की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। ये क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है ना। अब यहाँ पे हम बात करें कि मध्यवर्ती वस्तु की जो कीमतें हैं वो कितनी हैं, तो इसको यदि हम जोड़ लें ये हो जाएगा आपका कितना? 00, और ये हो गया आपका 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 1 7, 7200 रुपये, यानी 7200 रुपये जो कीमत है ये मध्यवर्ती वस्तु की कीमत है। यदि हम टोटल कीमत जोड़ें, कुल मूल्य या कुल उत्पादन मूल्य, ये कितने का हो जाएगा? आप देखिए टोटल उत्पादन मूल्य जोड़ें तो इधर आपने जोड़ ही लिया है 7200 और इधर आप 3600 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 3 10 6 2 8 10,800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,008। मतलब कुल उत्पादन मूल्य कितना हो गया? 10,008। तो जो कुल उत्पादन मूल्य होगा क्या यही राष्ट्रीय आय है? नहीं, ये राष्ट्रीय आय नहीं है, क्योंकि ये कुल उत्पादन है और कुल उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि कुल उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुओं का भी जो है क्या होता है? हिस्सेदारी होता है, उसका भी योगदान होता है, उसकी भी कीमतें इसमें जुड़ी हुई होती हैं और हमको केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को ही सम्मिलित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम अंतिम उत्पादन वस्तु उत्पादन विधि से कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो अंतिम वस्तु का यदि हम मूल्य निकालें ये बराबर क्या हो जाएगा? कुल उत्पादन मूल्य, डायरेक्ट आप लिख दें, एक फार्मूला क्या बन जाएगा? कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो कुल उत्पादन मूल्य कितना है? 10,800 माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मतलब 7,200
तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 3600 रुपये हो गया। यही अंतिम वस्तु का मूल्य हो गया। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? हम कुल उत्पादन में से, कुल उत्पादन मूल्य में से जो है क्या करते हैं, मध्यवर्ती जो वस्तु होती है उसके मूल्य को घटा देते हैं, तो अंतिम वस्तु का जो है जो मूल्य आपको निकल आता है। ये अंतिम वस्तु उत्पादन विधि के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उत्पादन विधि द्वारा। हम मूल्य वृद्धि विधि द्वारा भी इसका जो है हम गणना कर सकते हैं। मूल्य वृद्धि विधि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेकर यहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ पर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन की जो वस्तु है, एक कॉलम ले लेते हैं। एक कॉलम में हम लेंगे उत्पादन का मूल्य, एक में हम लेंगे मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, और एक में हम ले सकते हैं मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि। तो ये मूल्य वृद्धि है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं? तो वही हम डबल रोटी को ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि डबल रोटी तक आते आते हम पहले क्या करते हैं, गेहूँ शुरू करते हैं। गेहूँ, फिर गेहूँ से क्या बनता है, मैदा। मैदा जो है बेकरी के पास जाता है और डबल रोटी बनाता है, बेकरी। फिर दुकानदार डबल रोटी के लिए, है ना, डबल रोटी जो कि बिकने के लिए तैयार है दुकानदार के पास, है ना, दुकानदार के पास पहुंच जाता है, डबल रोटी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नहीं है कि यही होगा, जो हम लिख रहे हैं वही होगा। ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं। मान लीजिए गेहूं का जो उत्पादन मूल्य है ना, जो गेहूं प्रयोग किया गया है पूरी प्रक्रिया में, उस गेहूं का जो उत्पादन मूल्य है मान लीजिए 1600 रुपये है। ठीक है। चूँकि गेहूं क्या है, इस प्रकार समझिए प्रारंभिक वस्तु हो गया, है ना, इसके पहले कोई भी मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, इसका सीधा खेत से उत्पादन किया गया है, तो इसलिए ये प्रारंभिक वस्तु हो गया। तो यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु कुछ भी नहीं होगा। तो यदि हम मूल्य वृद्धि की बात करें कि इसकी मूल्य कितनी है, तो मूल्य 1600। हम मूल्य वृद्धि कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा उत्पादन मूल्य होता है उसमें से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा देते हैं, तो जो मिलता है वही क्या होता है, मूल्य वृद्धि होता है। यहाँ पे मूल्य मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य क्या है, 0 है, तो 1600 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1600 ही आएगा। तो 1600 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मूल्य वृद्धि हो गया। अब ये जो है मान लीजिए आपका मैदा कितने का हो गया, मैदा हो गया आपका 2400 का। अब मध्यवर्ती वस्तु सम्मिलित किया गया था क्या, मैदा के लिए मध्यवर्ती वस्तु कौन सा है, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ खरीदने के बाद ही उसका मैदा बनाया गया। तो मध्यवर्ती वस्तु हमने कितने का खरीदा था, गेहूँ कितने खरीदा था, 1600 का। तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई, तो उत्पादन मूल्य में से हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 800 रुपये आ जाएगा। इसको घटा दीजिएगा, 800 आएगा। अब यहाँ पे बेकरी जो है, जो बेकरी जो डबल रोटी बनाता है, वो जो है कीमत कितना डिसाइड करता है, 3200 रुपये करता है। अब 3200 करता है, लेकिन बेकरी के लिए जो मध्यवर्ती मूल्य होगा वो क्या होगा, मैदा होगा, क्योंकि इसने मैदा खरीदा था। इसने जो है गेहूँ तो खरीदा नहीं था, मैदा खरीदा था। तो मैदा की कीमत उसको कितनी देनी पड़ी थी, 2400 था, तो 2400 देना पड़ा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में मूल्य वृद्धि कितना किया गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 800 किया गया है। फिर ये दुकानदार के पास जाती है बिकने के लिए, फिर ये कितने की हो जाती है, 3600 की हो जाती है। ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तु इसके लिए, यानी दुकानदार बेकरी से कितने में लिया था, तो इसने लिया था 3200 रुपये में। ये क्या हो गया, इसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और ये कितना हो गया, मूल्य वृद्धि आप घटाएंगे तो 400 हो गया। तो आप देखें कि 1600 का गेहूँ था, है ना, जब वो मैदा वाले के पास गया, चक्की वाले के पास जो मैदा बनाता है, तो मैदा वाले ने क्या किया है कि
जब मैदा तो बना दिया, लेकिन उस मैदे की कीमत में क्या कर दिया उसने 800 की वृद्धि कर दी। जब 800 की वृद्धि कर दी तो जो 1600 का गेहूँ था उसका कीमत कितना हो गया, 2400 हो गया। अब मैदा से जब बेकरी के पास जाता है, बेकरी मैदा खरीदता है, तो जब बेकरी के पास डबल रोटी तैयार होता है तो उसने उसकी कीमत क्या कर दिया, उसमें 800 की वृद्धि कर दी, जिससे इसकी कीमत कितनी हो गई, ये 3200 हो गई। फिर बेकरी जो है, बेकरी से जो है आप बात करें, यहाँ पे जब डबल रोटी दुकानदार के पास पहुँचती है तो दुकानदार भी क्या चाहता, वो भी जो है कुछ बेनिफिट चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा, तो क्या करता है वो मूल्य में वृद्धि कितने का कर देता है, 400 रुपये का कर देता है। इस तरीके से उसकी कीमत क्या होती है, 3600। अब ये फाइनली अंतिम दुकानदार के पास पहुंच गया बिकने के लिए, उपभोक्ता के लिए। अब ये फिर से जो है किसी दूसरे जो है उत्पादक के पास नहीं जाएगा जिसमें मूल्य में वृद्धि हो सके, ठीक ना। अब सीधा जो है कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है आपका फाइनली गुड्स तैयार है बिकने के लिए, यानी मूल्य में जो वृद्धि होनी थी वो हो चुकी। तो फाइनली कितनी मूल्य में वृद्धि हुई, आप जोड़ेंगे कि आपका आएगा 3600 रुपये, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य आप जोड़ेंगे, ये आएगा 7200 रुपये, 7200। कुल उत्पादन मूल्य आप निकाल लेंगे तो आपका ये आएगा वही 10,000, जो यहाँ आया था वही चीज़ है, 800 रुपये। इस तरीके से ये 10,800 रुपये हम इसकी गणना नहीं करेंगे, 7,200 रुपये इसको भी हम सम्मिलित नहीं करेंगे, हम 3600 रुपये इसको सम्मिलित करेंगे। किस विधि द्वारा, कैसे हमने इसका सम्मिलित किया, इसको सम्मिलित किया हमने मूल्य वृद्धि को, हमने देखा कि हर स्टेप पे कितनी मूल्य वृद्धि हुई, उस मूल्य वृद्धि को हमने क्या किया, हर स्टेप के मूल्य वृद्धि को हमने जोड़ लिया। फाइनली जो आपका मूल्य वृद्धि हुई, यही क्या है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं। इस तरीके से उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए हम अंतिम वस्तु उत्पादन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए तो इस विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। इसके बाद जो है जब ये सब हो जाता है, निकल आता है, तो राष्ट्रीय आय निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था। हमने यहाँ पे बताया नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, NNP एट फैक्टर कास्ट के क्या फार्मूले होते हैं, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था। इस तरीके से जो है राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरी विधि की तरफ, जो सेकंड मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आय विधि। अब आय विधि क्या होता है और आय विधि के द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो है सेकंड है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है इनकम मेथड, आय विधि। आय विधि से हम कैसे जो है निकालेंगे। यदि यहाँ पे हम बात करें तो राष्ट्रीय आय को जब हम आय विधि से निकालते हैं तो यहाँ पर देश में जितना भी इनकम होता है, यहाँ पर हम उन सारे इनकम को जोड़ लेते हैं। अब इनकम होता कैसे है, हमने कहा जो साधन की कीमत होती है, क्योंकि उत्पादन कार्य में क्या होते हैं, उत्पादन के बहुत सारे साधन जो है उसमें संलिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तो उनकी कीमत होती है ना। वो क्या होता है, उनकी कीमत ही क्या होती है, उनकी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है इसमें, पहले हम क्या करते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं इनकम के आधार पे, उसको हम उस रूप में सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अर्थात अलग कर। इसमें जो है हम राष्ट्रीय आय विधि के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम जो है पूरे जो भी व्यवसाय है उसका क्या करते हैं, हम वर्गीकरण कर लेते हैं। व्यवसायों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, हम करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय जो हमारी निकाली जाएगी इसको हम व्यवसायों के रूप में यदि हम वर्गीकृत कर लें तो पहला जो है हम बात करें कि कर्मचारी जो पारिश्रमिक करता है ना, कर्मचारी
का पारिश्रमिक है ना। कर्मचारी के पारिश्रमिक के बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसमें जो है हम जो आपका परिचालन अधिशेष होता है इसको सम्मिलित करते हैं। परिचालन अधिशेष के बाद हम क्या करते हैं कि मिश्रित आय को सम्मिलित करते हैं और फिर इसी में ही हम क्या करते हैं कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। यानी जितने भी कर्मचारी हैं इनके द्वारा जो भी पारिश्रमिक मिलती है, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो या फिर वेतन के रूप में हो, ठीक है। परिचालन अधिशेष का मतलब क्या होता है, इसको हम सम्मिलित करते हैं। परिचालन अधिशेष का मतलब क्या होता है? परिचालन अधिशेष का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसकी जो उद्यमशीलता, उद्योग जगत से जो भी इनकम प्राप्त होती है, चाहे निजी हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, दोनों उद्यमों से जो इनकम प्राप्त होता है वो किस में सम्मिलित होता है? परिचालन अधिशेष में होता है। हम इसको जोड़ लेते हैं। इसके अलावा जो मिश्रित आय है, मिश्रित आय मतलब होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, दुकानदार है ना, इन सब के आय को हम मिश्रित आय बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के। तो इनके आय को भी हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा जो है जो विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त होता है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से इन सभी जो है इनकम को क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है इनकम वही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या है आप देखेंगे कि एक प्रकार से हमने आपको क्या बताया कि जो भी साधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उनकी जो कीमतें होती हैं वो किस रूप में होती है? वही इनकम के रूप में होती है। जैसे मैंने कहा उत्पादन के साधन में आपका लेबर काम करता है, उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है ना। जो भूमि है उसको क्या मिलता है? लगान मिलता है ना। ब्याज मिलता है, पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। इसी तरीके से जो उद्यमी है उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है ना। अब लाभ के अंतर्गत ही आपका डिविडेंड, लाभांश आता है। इसी के अंतर्गत आपका निगम कर आता है। इसी के अंतर्गत ही अवितरित व्यावसायिक लाभ आता है। ये सब जो है लाभ के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस रूप में आप प्लस करके लिख सकते हैं, इसको आप प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो है आपका ये जो परिचालन अधिशेष है ना, जो आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो जो संयुक्त जो आय हमारी प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना जो है हम आय विधि से जब करते हैं तो इन सब के जो है इनकम को जो है हम क्या करते हैं? निकाल कर फिर इसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। इसमें सावधानी क्या होती है? सावधानी ये होती है कि इसमें जो है हम जो हस्तांतरण भुगतान होता है, हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं। यानी हस्तांतरण भुगतान से जो आय प्राप्त होती है, हस्तांतरण भुगतान मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन से आय नहीं प्राप्त होती है, जो हस्तांतरित करने से, जैसे पेंशन के रूप में है ना, बेरोजगारी भत्ता के रूप में जो आय प्राप्त होती है हमको, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में जो आय प्राप्त होती है, यह हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। इसको हम जो है इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। ये जो है विशेष रूप से यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
उत्पादन विधि में भी जो है हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। हमको बताना था यहाँ पे उत्पादन विधि में, यदि हम बात करें जो हम पढ़ चुके हैं अभी वहाँ पर भी सावधानी क्या बरतनी थी कि हमको अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को ही जो है सम्मिलित करना है, और यहाँ पर हमें पुरानी वस्तुओं के उत्पादन को यहाँ पे सम्मिलित नहीं करना है, बल्कि जो चालू वर्ष का जो उत्पादन है, करंट ईयर का जो आप गणना कर रहे हैं, केवल उसी उत्पादन को यहाँ पे सम्मिलित करना है। ये यहाँ पे सावधानी है। और यहाँ पे सावधानी क्या है आपको कि आपको हस्तांतरण भुगतान को इसमें सम्मिलित नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय आय विधि से कैसे हम निकालते हैं इस पर चर्चा हमने किया। आगे चलते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम विनियोग, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय विधि भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं या व्यय विधि बोलते हैं। एक्सपेंडिचर DITURE, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। इसको उपभोग व्यय और विनियोग व्यय विधि भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आय होगी वो किस में होगी, C प्लस I में होगी, है ना। उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय, जो हमारा इनकम होता है उसका हम क्या करते हैं, एक हिस्सा हम उपभोग करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, हिस्सा हम जो है बचत करते हैं। उसी बचत का क्या करते हैं, हम विनियोग कर देते हैं, या सीधा हम इसको विनियोग कर देते हैं। तो उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के रूप में ही हमारा क्या होता है, ये आय बटा हुआ होता है, इसलिए इसको हम उपभोग व्यय और विनियोग व्यय भी कहते हैं। अब व्यय विधि से जो है हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो भी व्यय किया जाता है हमको उसकी गणना करनी है, लेकिन इसमें स्टेप क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसमें केवल अंतिम उपभोग या विनियोग व्यय को जो है, अंतिम उपभोग या विनियोग जो भी कर लीजिए, यानी फाइनली क्या मतलब है कि हमको अंतिम व्यय को जो है हमको गणना करना होता है। इसमें हम अंतिम व्यय को ही सम्मिलित करते हैं, मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल हम किसको सम्मिलित करेंगे, अंतिम व्यय को सम्मिलित करेंगे। अंतिम व्यय का मतलब ये होता है कि जो उपभोक्ता के आपका जो है बिकने के लिए जो उपभोक्ता के हाथ तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आगे बिकने के लिए नहीं जाता। जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको बताया था, है ना, गेहूं वाला क्या किया कि मैदे वाले को दे दिया बेचने के लिए, मैदा वाला क्या कर दिया, बेकरी वाले को दे दिया, बेकरी ने क्या किया, डबल रोटी बना के जो है दुकानदार को दे दिया, है ना। तो इधर तक का जो व्यय था वो अंतिम व्यय नहीं था, वो क्या था, मध्यवर्ती व्यय था। और जब वो फाइनली जो है दुकानदार से जो बिकने के लिए तैयार हुआ, है ना, कस्टमर के हाथ में आया, तो क्या हो गया, वो अंतिम व्यय हो गया। अब वो कस्टमर के हाथ से जो है वो कस्टमर क्या करेगा, उसका उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेगा, फिर जो है वो क्या होगा, वो आगे व्यय के लिए नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम अंतिम व्यय की यहाँ पे गणना करते हैं, ठीक ना। अब हम अंतिम व्यय की जो हम गणना करेंगे वो करेंगे कैसे, उसका भी जो है हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं। उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों के व्ययों की हम बात करेंगे। प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र के द्वारा जो उपभोग पे व्यय किया जा रहा है, निजी क्षेत्र के द्वारा जो विनियोग पे व्यय किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो उपभोग पे व्यय किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो विनियोग पे व्यय किया जा रहा है, इन सब को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। और इस तरीके से जो है जो हमारा संपूर्ण ऐड होता है वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, यानी ये संपूर्ण जो हमारा व्यय होता है यही क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब इस राष्ट्रीय आय में व्यय विधि के द्वारा जो हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, इसमें सावधानी क्या होती है
सावधानी ये है कि हमको केवल अंतिम व्यय पर ध्यान देना है। जिस वस्तु का हम व्यय कर रहे हैं वो क्या है, अंतिम वस्तु होना चाहिए, यानी अंतिम व्यय होना चाहिए। इस पर हमको जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये उत्पादन राष्ट्रीय आय की गणना हम जो है व्यय विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि आपकी है जिसको हम कर, ठीक है, तो अगली विधि की तरफ हम चलते हैं। अगली जो विधि है हमारी, इसका नाम है उत्पादन एवं आय की मिश्रित विधि, जिसको हम बोलेंगे, ये आपकी चौथी विधि है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। यानी उपयुक्त जो तीन विधियों का हमने जो है यहाँ पे चर्चा किया, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन विधियों के अलावा जो है दो और विधियों का यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दो अन्य विधियों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। तो ये जो चौथी विधि है, जिसमें क्या है कि उत्पादन विधि और आय विधि दोनों का संयुक्त रूप से जो है क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। तो यहाँ पर इस विधि का यदि हम प्रयोग देखें तो इस विधि का प्रयोग किसने किया था, प्रोफेसर, भारत में हम राष्ट्रीय आय के माप की बात करें तो प्रयोग किसने किया था, प्रोफेसर V.K.R.V. राव, V.K.R.V. राव, प्रोफेसर V.K.R.V. राव, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री जी थे। ये जो है इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया, उत्पादन एवं आय की मिश्रित विधि। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में जो है राष्ट्रीय आय का माप करते समय हम क्या करते हैं कि हम जो भी आपका प्रोडक्शन सेक्टर होता है, उत्पादक क्षेत्र होता है, वहाँ पे जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसके उत्पादन को हम क्या करते हैं, उसके मूल्य से मल्टीप्लाई, प्रति इकाई जो भी मूल्य होता है उससे मल्टीप्लाई करके, है ना, उसकी हम गणना कर लेते हैं। और जो आपका सैलरी से संबंधित जो साधन आय वाले होते हैं, है ना, जितने भी साधन आय वाले होते हैं, उनका जो है क्या करते हैं, हम उनकी हम कीमत को जोड़ देते हैं, यानी उनके आय को जोड़ देते हैं। इस तरीके से आय को और उत्पादन को दोनों को जो है हम संयुक्त रूप में मिलाकर जो है क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये जो है आपकी विधि क्या कहलाई, उत्पादन एवं आय की मिश्रित विधि कहलाती है। ठीक है, और लास्ट में जो अंतिम हम विधि की यहाँ पे बात करें तो जो आपकी पांचवी विधि है, जिसका नाम है आपका, ये आपकी आधुनिक विधि कह सकते हैं, सामाजिक लेखांकन विधि। इसको हम सोशल अकाउंटिंग मेथड, सोशल अकाउंटिंग मेथड, सामाजिक लेखांकन विधि। सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन या प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सामाजिक लेखांकन विधि का प्रयोग जो है ये प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रिचर्ड स्टोन के द्वारा जो है सामाजिक लेखांकन विधि का प्रयोग किया गया था। और इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है कि अकाउंटिंग ढांचा, स्ट्रक्चर, है ना, सामाजिक लेखांकन ढांचा जो है तैयार किया जाता है और उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये आपकी जो है सामाजिक लेखांकन विधि
के द्वारा भी जो है राष्ट्रीय आय की गणना, हम सामाजिक लेखांकन ढांचा को तैयार करके फिर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब हम बात कर लें कि राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ क्या आती हैं। तो मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो है दोहरी गणना। दोहरी गणना राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी कठिनाई क्या आती है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, दोहरी गणना की कठिनाई होती है। यानी दोहरी गणना कठिनाई किस तरीके से होती है, कैसे होती है। ये होती है, हम जब अंतिम वस्तुओं की बात करते हैं, अंतिम वस्तुओं की जब हम बात करते हैं और मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करते हैं, यहाँ पर जो है समस्या क्रिएट होती है। यहाँ पर जरा सा भी जो है क्या होती है, सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ पे दोहरी गणना हो सकती है। इसका मतलब है कि मध्यवर्ती वस्तुएं भी जो है इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो जब मध्यवर्ती वस्तुएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं राष्ट्रीय आय में, तो चूंकि ये मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमत होती है, जो उसका मूल्य होता है, ये अंतिम वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होता है और फिर से इसको भी आप सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसकी गणना 2 बार हो जाती है। इसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में, इसमें भी क्या होता है कि कोई स्थिरता होती नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जैसे चीनी है, चीनी का उपभोग जो है हम करते हैं, तो हम सीधा चीनी का उपभोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम जो है आपका वस्तु हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु हो जाएगा। लेकिन यही चीनी जो है कोई मिठाई बनाने वाला ले जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वह चीनी क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। क्योंकि अब उस चीनी से क्या करेगा, वो मिठाई बनाएगा और मिठाई बनाकर जो मिठाई की प्राइस जो है सामने आएगी या बिकने के लिए जो तैयार होगी, उसमें जो प्राइस जो है उसकी निर्धारित की जाएगी, उसमें चीनी की कीमत भी क्या होती है, सम्मिलित हो जाती है। इसलिए वहाँ पे चीनी क्या हो जाता है, वो आपका मध्यवर्ती हो जाता है, मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है, जबकि आपका जो मिठाई है वो अंतिम वस्तु हो जाता है। तो वही चीनी हमारे पास आती है तो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु होती है, जबकि मिठाई वाले के पास जाती है तो मध्यवर्ती वस्तु जाती है। इसलिए जो है इसका आकलन करना है ना, थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। और यहाँ पे सावधानी नहीं बरती गई तो मध्यवर्ती वस्तुओं की भी यदि गणना इसमें कर ली जाती है राष्ट्रीय आय में, तो निश्चित रूप से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों का जो है यहाँ पे चर्चा किया, जिक्र किया, जिसमें हमने देखा कि मुख्य रूप से जो है यदि हम बात करें तो उत्पादन के जो है राष्ट्रीय आय के मापन की मुख्य रूप से 3 विधियां आपकी प्रयोग में आती हैं, जो कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि है ना। और लेकिन अर्थशास्त्रियों ने जो है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि इसमें इन विधियों को भी ऐड कर दिया और कहा कि उत्पादन एवं आय की मिश्रित विधि के द्वारा और सामाजिक लेखांकन विधि के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो ठीक है, आज जो है हमारा राष्ट्रीय आय के मापन का ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज इतना ही, दैट्स ऑल।